बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी फ़ोकलिफ्ट के बारे में कि सेफ़ ऑपरेशन ऑफ फ़ोकलिफ्ट के सेफ़ ऑपरेशंस कैसे होंगे। ठीक है, इस टॉपिक में हम आज पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फ़ोकलिफ्ट का कि फ़ोकलिफ्ट के एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, किन वजूहात की वजह से होते हैं। उसके बाद इसकी रिस्क असेसमेंट करेंगे, उसके बाद इसके हैज़र्ड्स को देखेंगे, उसके बाद इसका रूट प्लान देखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के रूट्स प्लान बनाए जाते हैं तो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और प्री ऑपरेशन चेक्स यानी कि किसी भी काम करने से पहले उसे एक फ़ोकलिफ्टर को जब चेक किया जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चेक की जाएंगी। अब इंट्रोडक्शन में आ जाएंगे तो इसमें देखते हैं कि जो एक्सीडेंट ज़्यादातर जो फ़ोकलिफ्ट के साथ होते हैं वो नॉर्मल रूटीन में जिस तरह के एक्सीडेंट होते हैं उस तरह के एक्सीडेंट नहीं होते। ठीक है, इनके जो हैज़र्ड एक्सीडेंट हैं उनको कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल होता है। ठीक है, इस तरह के एक्सीडेंट्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं इंजरी के, डेथ के, प्रॉपर्टी डैमेज के या प्रोडक्ट डैमेज के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो एक्सीडेंट होंगे फोकलिफ्ट के साथ वो सिर्फ एक बंदे या दो बंदे के ऊपर मुनहसर नहीं रहेंगे, उससे दूसरे बंदे जो उसके जो पैदल चलने वाले हैं, जो कोई और मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई और ऑपरेटर्स हैं, तो उनको भी बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं इनके एक्सीडेंट होने की वजह से। तो उस तरह के जो एक्सीडेंट्स हैं उनसे बचने के लिए हम सेफ़ सिस्टम ऑफ वर्क जो है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि जो है फ़ोकलिफ्ट के एक्सीडेंट्स जो हैं वो कम हो जाए। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं एक्टिविटीज़ हैं जिनमें फ़ोकलिफ्ट का मिसयूज़ किया गया है तो ये वो दिखाई गई हैं। ठीक है, ये देखें कि आप एक बिल्डिंग के ऊपर जो है क्रेन लगाने के लिए तो है फ़ोकलिफ्ट का इस्तेमाल किया गया कि फ़ोकलिफ्ट की तरफ से उसको सपोर्ट दी जा रही है और क्रेन को खड़ा किया गया है किसी शेड के ऊपर। तो ये इस तरह की जो हैं वो मिसयूज़ मत किया करें। इस तरह के फ़ोकलिफ्ट का मिसयूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है तो इस वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फ़ोकलिफ्ट के फोक्स के अंदर अपने बैठ कर को काम करना या उसकी मैकेनिकली चेकिंग करना तो ये भी एक फ़ोकलिफ्ट एक्सीडेंट होने की वजूहात में शामिल है। ओवरलोडिंग करना, ठीक है, ओवरलोडिंग की वजह से भी फ़ोकलिफ्ट एक्सीडेंट जो है वो ओवरटर्न हो जाता है। शायद टायर प्रेशर ठीक ना हो, शायद वर्क जो है वो जगह ठीक ना हो जिसकी वजह से फ़ोकलिफ्ट वगैरह जो है वो गिर जाते हैं। तो अब मुख्तलिफ़ किस्म के जो है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन जो हैं जिसके अंदर फ़ोकलिफ्ट इस्तेमाल हो रहा होता है तो उनमें क्या क्या हैज़र्ड जो हैं वो मौजूद होंगे या कौन कौन से रिस्क जो हैं वहाँ पे मौजूद होंगे जिनको हमने कंट्रोल करके अपना सेफ़ ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल करना है। तो अब रिस्क असेसमेंट में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है आइडेंटिफाई द हैज़र्ड कि आपने फ़ोकलिफ्ट के जितने हैज़र्ड्स हैं उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। तो अब सबसे पहले जो इसके अंदर आएगा वो है ओवरलोडिंग। ठीक है, कि फ़ोकलिफ्ट को ओवरलोड किया जाए, यानी कि एक अगर फ़ोकलिफ्ट जो है वो 3 टन या 4 टन या 5 टन जो है वो वज़न उठा सकता है तो उससे ओवरवेट यानी कि उससे ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश की जाए तो वो हमारा ओवरलोडिंग में आएगा। ठीक है, उसके बाद अनसेफ स्टैकिंग यानी कि जब फ़ोकलिफ्ट के ऊपर सामान रखा जाता है तो उसको स्टैक से ही नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको बैलेंस नहीं किया जाता, तो उसकी वजह से भी फ़ोकलिफ्ट के ऊपर हैज़र्ड एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद स्पीडिंग के फ़ोकलिफ्ट को तेज़ चलाना जो है वो भी एक हैज़र्ड है फ़ोकलिफ्ट का कि फ़ोकलिफ्ट को जब तेज़ चलाएंगे तो उसको कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो सकता है। ठीक है, रेज़ द फ़ोक यानी कि फ़ोक को हवा के अंदर यानी कि ऊपर उठा के फ़ोक को आप चल रहे हैं किसी भी मशीन शॉप में या किसी भी एरिया में आप उनको मूव करवा रहे हैं तो वो भी हैज़र्ड के जो है वो भी एक्सीडेंट होने के चांसेस जो हैं उसमें ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अनऑथराइज्ड पर्सन इसको अगर यूज़ कर रहा है तब भी, ठीक है, अनट्रेंड फ़ोकलिफ्ट ऑपरेटर यानी कि एक उसके बाद एक तो अनऑथराइज है कि जिसके पास ऑथराइजेशन नहीं है फ़ोकलिफ्ट को चलाने की, एक वो है, और एक क्या होता है अनट्रेंड है जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है फ़ोकलिफ्ट को चलाने का, तो वो भी कॉमनली हैज़र्ड्स में आएंगे। उसके बाद आ जाता है लिफ्ट ऑफ पर्सन ऑन फॉग यानी कि किसी बंदे को फॉग के ऊपर खड़ा करके लिफ्ट करना,
ऊपर लेके जाना, नीचे लेके आना, तो ये भी जो है वो हैज़र्ड में शामिल है। पेडिस्ट्रियन एंड फोक लिफ्ट मूव इन दी सेम प्लेस। हाँ, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हैज़र्ड जो है वो हमारे इंडस्ट्री के अंदर जो है हमें मिलता है कि पेडिस्ट्रियन और फोक लिफ्ट जो रूट है वो सेम होता है, ठीक है। यानी कि जहाँ से बंदे गुजर रहे हैं, पैदल चलने वाले, और फोक लिफ्टर जो हैं वहीं पे मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हैज़र्ड मौजूद होता है कि वहाँ पे फोक लिफ्टर और जो पेडिस्ट्रियन हैं उनके आपस में टकराने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रैवलिंग ऑन स्लोप के ऊपर जो है ट्रैवल करना वो भी बहुत मुश्किल होता है फोक लिफ्ट ऑपरेटर के लिए, वहाँ पे कंट्रोल करना, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन इन पाथ, यानी कि आपका जो रास्ता है उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम आती है, जैसे ओवरहेड लाइंस हो गई, उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट हो गए, उसके बाद ब्लाइंड कॉर्नर्स हो गए, तो उस जगह पे भी फोक लिफ्ट ऑपरेटर जो हैं वो बहुत मुश्किलात का सामना होता है। तो इन हैज़र्ड्स को अब कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सेटअप जो हैं वो किए जाते हैं। अच्छा, इसमें दो चीज़ें और हैं कि पुअर ग्राउंडिंग कंडीशन, यानी कि आपका जो रूट है वो स्लिपरी है, या उसके ऊपर कोई ऑयल वगैरह गिरा है, या कोई पोथ होल्स हैं यानी कि छोटे मोटे गड्ढे हैं, तो उन वजूहात से भी फोकलिफ्ट जो है वो अपनी बैलेंसिंग खो देता है। उसके बाद मूविंग पार्ट, बॉडी एंड लाइन कार्ड इन मूविंग पार्ट ऑफ दी फॉग लिफ्ट, किसी भी मूविंग पार्ट है, क्योंकि फॉग लिफ्टर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चैन्स, हाइड्रोलिक्स और मूविंग पार्ट्स मौजूद होते हैं, तो अगर उनके अंदर भी कोई बंदा फंस सकता है। फॉलिंग लोड, यानी कि आपका लोड गिर सकता है अनबैलेंसिंग की वजह से। पुअर कंडीशनिंग ऑफ टायर विद थ्रेड मार्क्स, यानी कि आपके जो टायर्स हैं उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, उनके अंदर प्रेशर ठीक नहीं है, एयर प्रेशर ठीक नहीं है, उसके अंदर टायर्स की इतनी कंडीशन नहीं है कि वो लोड को बर्दाश्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस हैं। इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगते हैं? क्योंकि फोकलिफ्ट के अंदर बैटरी का इस्तेमाल भी किया जाता है, तो उससे भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं एग्ज़ाम्पल जो हैं मैंने सेट की हुई हैं इसके अंदर, कि अब एक बंदा जो है फोक लिफ्टर ऑपरेटर जो है उसके साथ ही देखें पेडिस्ट्रियन भी चल रहे हैं, एक सीज़र लिफ्ट का भी इस्तेमाल हो रहा है, ऊपर से मैनुअल हैंडलिंग के साथ बंदा जो है पुश कर रहा है, उसके बाद इसी तरह क्रेन ऑपरेशन भी हो रहा है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन जो हैं वो एक ही जगह पे अगर हो रहे हों तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये देखें, अब स्लोप के ऊपर जो है वो फोकलिफ्ट को चलाना बहुत मुश्किल होता है, उसमें ऑपरेटर के ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि वो बहुत ही ईज़िली तरीके से यहाँ से उतारना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बैलेंसिंग जो है करना आसान नहीं होती स्लोप के ऊपर फोकलिफ्ट के लिए। तो इसीलिए इसको बैकवर्ड के ज़रिए उतारा जाता है, यानी कि इसको फॉरवर्ड नहीं उतारा जाता कभी भी स्लोप के ऊपर, इसको बैकवर्ड ही उतारा जाता है, यानी कि रिवर्स करते हुए ही लोड को नीचे लेके आया जाता है। पोथ होल्स, यानी कि आपका ग्राउंडिंग जो है वो ठीक नहीं है, यानी कि सड़क है या आपका जो रोड है उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे भी फोकलिफ्ट के हैज़र्ड्स मौजूद होते हैं, यानी कि वहाँ पे भी एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। अनसिक्योर लोड, यानी कि एक तो ये है कि आपने सिक्योर लोड, ये ऐसे हो गया कि आपने जो फोकलिफ्ट के ऊपर सामान रखा हुआ है वो सिक्योर नहीं है, यानी कि आपने उसको टाई अप नहीं किया या उसको प्रॉपरली बैलेंस नहीं किया, तो वो अनसिक्योर्ड हो जाएगा। उसके बाद ओवर व्यू, यानी कि उससे ये होगा कि आपको जो ऑपरेटर है उसको सामने देखने में परेशानी हुई है, तो अनसिक्योर्ड लोड आ जाएगा। उसके बाद बैटरी का शॉक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर बैटरी यूज़ होती है, तो उससे भी इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खदशा होता है। यह देखें, लिफ्टिंग पर्सिंग ऑन फोक, यानी कि ये आपको मैंने पहले बताया कि किसी भी पर्सन को लिफ्ट करना फोक के ऊपर, तो ये भी एक कॉमन हैज़र्ड है फोक लिफ्ट का। अब स्टेप 2 आ जाता है असेसिंग दी रिस्क। अब हम रिस्क को कैसे पता करेंगे कि यार ये रिस्क जो है वो ज़्यादा है या ये इसकी सेवरिटी कितनी है और इसके चांसेस लाइकलीहुड कितना है, ठीक है। अब डिपेंड ऑन द सेवरिटी ऑफ रिस्क एंड लाइकलीहुड ऑफ द हैज़र्ड इज़ अकरिंग, ठीक है। अब इसमें सेवरिटी सेवरिटी और लाइकलीहुड इज़ इक्वल, यानी कि रिस्क इज़ इक्वल टू सेवरिटी इनटू लाइकलीहुड, यानी कि जो रिस्क लेवल है वो बराबर होता है सेवरिटी, यानी कि जितनी शिद्दत का नुकसान हुआ है, लाइकलीहुड जितने उसके चांसेस हैं, ठीक है। अब एक
इसमें अब मिसाल ये है कि एक अगर एक्सीडेंट होने के चांसेस 3 हैं और सेवेरिटी यानी कि उसके नुकसान होने के चांसेस भी 3 हैं, तो वो उसका रिस्क लेवल क्या होगा, हाई होगा। अब इसमें अब चार्ट में आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये चार्ट है लाइक्लीहुड सेवेरिटी, यानी कि अगर उसका रिस्क लेवल कम है, उसके चांसेस कम हैं, उसका नुकसान होना कम है, कि अगर एक रिमोट ओकेशनल और फ्रीक्वेंट जो है लाइक्लीहुड है, यानी कि जिसमें चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं एक्सीडेंट होने के, तो उसमें सेवेरिटी भी कम होगी। अगर चांसेस ज़्यादा हैं तो सेवेरिटी भी ज़्यादा होगी। अब आ जाएगा जी स्टेप 3। अब इसको कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है कि अब रिस्क लेवल भी निकाल लिया, हमें आइडेंटिफिकेशन भी हो गई कि ये हैज़र्ड्स हैं, तो अब इनको कैसे कंट्रोल करना है। तो इसमें सबसे पहले बेस ऑन हायरार्की ऑफ हैज़र्ड कंट्रोल, यानी कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल के ऊपर सबसे पहले काम किया जाएगा। हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या है, जिसमें सबसे फर्स्ट स्टेप है कि रिमूव दी हैज़र्ड, यानी कि एलिमिनेट दी हैज़र्ड, यानी आपने वो काम ख़त्म जो है वो एलिमिनेट करना है, यानी कि उस हैज़र्ड को आपने एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। यानी कि जैसे पीछे आपने पढ़ा कि फोक लिफ्टर और जो पेडिस्ट्रियन है वो एक ही जगह पर मूव कर रहे हैं, तो आपने उस हैज़र्ड को कैसे एलिमिनेट करना है कि आपने सेपरेट कर दिए। ठीक है, फोक लिफ्ट के लिए अलहदा रूट मुंतखब कर दिया और पेडिस्ट्रियन के लिए अलहदा। इसी तरह नंबर 2 है गार्ड द रिमेनिंग हैज़र्ड्स, यानी कि सब्स्टिट्यूट, यानी कि एक हैज़र्ड को दूसरे हैज़र्ड के साथ सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी कि एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के साथ सब्स्टिट्यूट करें ताकि जो उसके चांसेस हैं वो कम हो जाएं। ठीक है, इसी तरह इम्पैक्ट ऑफ हैज़र्ड आ जाएगा नंबर 3 में, लेकिन इस आगे हैं मैं आपको इससे और डिटेल में आपको समझाता हूँ। अब हिरार्की ऑफ कंट्रोल क्या है। हिरार्की ऑफ कंट्रोल होता है ई सैप्ट के तौर पर हम इसको पढ़ते हैं, जो कॉमनली हम बुक्स के अंदर देखते हैं वो ई सैप्स के ऊपर। ठीक है, ई सैप यानी कि एलिमिनेट द हैज़र्ड, सब्स्टिट्यूट द हैज़र्ड, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल एंड पीपीए। जो 3 है सबसे पहले एलिमिनेट, सब्स्टिट्यूट और इंजीनियरिंग, ये सेफ वर्क प्लेस, यानी कि वर्क प्लेस के ऊपर सेफ करने के लिए हम तीनों जो है ये कंट्रोल मेजर्स हैं इनको अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल और पीपीएस है, ये सेफ वर्कर्स को सेफ रखने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब एलिमिनेट में आपने हैज़र्ड को एलिमिनेट करना है, सब्स्टिट्यूट में आपने कोई और तरीका इख्तियार करना है। ठीक है, इंजीनियरिंग कंट्रोल में आपने गार्ड्स, सेंसर, उसके बाद प्लानिंग रूट को चेंज करना, तो वो सारा चीज़ें जो हैं वो इंजीनियरिंग कंट्रोल में आएंगी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, आपने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगाने हैं, यानी कि वहाँ पे अगर एक बंदा काम कर रहा है तो 2 बंदों को वहाँ पे भेजा जाए। इसी तरह एक फोक लिफ्टर के साथ बैंक्समैन प्रोवाइड किया जाए जो उसको रास्ता बताए। और पीपीज यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं वहाँ पे जो भी इस्तेमाल होंगे काम के हिसाब से, तो उनको भी इस्तेमाल किया जाए। ठीक है जी, अब सबसे पहले फर्स्ट रिमूव दी हैज़र्ड फोक लिफ्ट रूट प्लान, यानी कि उसने सबसे पहले क्या किया जी, रूट प्लान को अलहदा कर दिया, यानी कि फोक लिफ्टर और पेडिस्ट्रियन का जो रास्ता है उसने क्या कर दिया, अलहदा कर दिया। तो उससे क्या होगा कि हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, अब रूट प्लान के अंदर आपने कैसे उसको रूट प्लान करना है, यानी कि आपने वहाँ पे कैसे जो है वो चेंजिंग लानी है। सबसे पहले सफिशिएंट वर्क प्लेस लेआउट और प्लान होना चाहिए। उसके बाद फ्लोर एंड सरफेस इज़ गुड कंडीशन, यानी कि जिस एरिया के साथ आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं फोकलिफ्ट को, तो वो उस एरिया का जो सरफेस है वो गुड कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, फीचर्स विच आर दी क्लियरली विजिबल, यानी कि उसमें कोई भी मसाइल पर्सन है तो उसको क्लियरली विजिबल होना चाहिए। फोकलिफ्ट ऑपरेटर एंड पेडिस्ट्रियन पाथ आइडेंटिफाइड एंड क्लियरली मार्क, यानी कि जो भी बंदे पैदल चलने वाले हैं और फोक लिफ्ट रूट के ऊपर हैं उनको क्लियरली मार्क्स दे दिए जाएँ कि ये जो एरिया है ये पेडिस्ट्रियन के लिए है और ये जो दूसरा एरिया है ये फोकलिफ्ट ऑपरेटर के लिए है या फोकलिफ्टर के लिए इस्तेमाल किया। डेजिग्नेटेड एंड मेंटेनेंस पार्किंग एंड बैटरी चार्जिंग एरिया, यानी कि उसके लिए प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए जो है अलहदा रूम रखा जाए, पार्किंग के लिए अलहदा पार्किंग रखी जाए फोकलिफ्ट के लिए, और बैटरी चार्जिंग एरिया जो है वो भी अलहदा रखे जाए। ठीक है, जैसे ये अब मार्किंग की है
कि अब मुख्तलिफ़ किस्म की मार्किंग होती है इसमें। आप यहाँ इस एरिया में सिर्फ जो है फोक लिफ्ट वगैरह जो है वो मूव करेंगे और इस एरिया में वो फोक लिफ्ट अपना सामान ला के रखेगा। इससे बाहर के एरिया में अपना फोक लिफ्ट का सामान नहीं रख सकता, जो भी ऑपरेशन के दौरान वो लिफ्ट करेगा। ठीक है, अब ये देखें सेपरेट पार्किंग प्रोवाइड की ताकि वो इजीली अपने फोक लिफ्ट को चार्ज भी कर सके। ठीक है, अब इसमें नंबर 2 स्टेप है कि गार्ड्स प्रोवाइड करना, यानी कि इंजीनियरिंग कंट्रोल्स के अंदर आता है। ठीक है, अब इंजीनियरिंग कंट्रोल में ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के गार्ड्स अप्लाई कर दिए। एक तो ये रूट चेंज हो गया, ठीक है, कि फोक लिफ्टर ने इस रूट के अंदर काम करना। इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर किसी फोक लिफ्ट का आप कंट्रोल खो बैठते हैं तो वो किसी भी मशीन को हिट ना करे, तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, वहाँ पे गार्ड्स प्रोवाइड करेंगे ताकि अगर फोक लिफ्ट का कंट्रोल के जो ऑपरेटर के पास कंट्रोल्स अगर खो बैठता है तो उसको वो डैमेज ना कर सके, प्रॉपर्टी को डैमेज ना कर सके। ठीक है, अब बात आती है कि वाई कंडक्ट दी फोक लिफ्ट ट्रेनिंग, के फोक लिफ्ट की ट्रेनिंग जो है वो क्यों कंडक्ट की जाती है। ठीक है, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जिसके अंदर ये आपको बताया जाएगा कि फोक लिफ्ट की जो कंडक्ट द ट्रेनिंग जो है वो क्यों कंडक्ट की जाती है एक फोक लिफ्ट ऑपरेटर से। सबसे पहले उससे क्या हमें पता चलता है, इंश्योर द फोक लिफ्ट ड्राइवर आर कॉम्पिटेंट। सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि जो फोक लिफ्ट का ड्राइवर है वो कॉम्पिटेंट है। ठीक है, टू ट्रेन ड्राइवर इज़ बेसिकली फोक लिफ्ट ऑपरेशन। ठीक है, जो अपने बेसिकली फोक लिफ्ट ऑपरेशन को जानता है, उसके पास नॉलेज है, उससे सेफ़ ऑपरेशन प्रैक्टिस फ्रॉम फोक लिफ्ट, क्योंकि उसको सेफ़ ऑपरेशन फोक लिफ्ट जो है उसका तजर्बा है, यानी कि उसके पास एक नॉलेज है अच्छी, उसके पास एक्सपीरियंस है टू इंश्योर द एफिशिएंट एंड सेफ ऑपरेशन ऑफ फोक लिफ्ट। उसको उसके बाद प्रिवेंट वर्क प्लेस इंजरी टू रिमूव द इन एफिशिएंट फोक लिफ्ट प्रैक्टिस, यानी कि वो बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म की वर्क प्लेस इंजरीज़ के बारे में भी जो है वहाँ से बचा सकता है हमें, और वो जो भी सेफ़ प्रैक्टिस हैं उनको फॉलो भी करेगा। अब प्री यूज़ चेकलिस्ट, यानी कि फोक लिफ्ट चेकलिस्ट प्री ऑपरेशन चेक इंक्लूड्स, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं फोक लिफ्ट को चलाने से पहले वो चीज़ें जो हैं वो चेक करनी पड़ती हैं। ठीक है, सबसे पहले टायर एंड व्हील्स, यानी कि जो भी टायर के अंदर यानी कि उसका टायर प्रेशर जो है, यानी कि टायर के अंदर हवा का जो प्रेशर है उनको चेक करना, व्हील्स को चेक करना कि वो बराबर हैं, जो अलाइनमेंट तो नहीं ख़राब। उसके बाद फोक अटैचमेंट, यानी कि ये जो फोक है ये फोक होता है जो एल टाइप का, जो जिसके ऊपर मटेरियल को उठाया जाता है, ये फोक कहलाता है। ठीक है, फोक अटैचमेंट जितनी भी हैं उनको चेक करेगा। चेन्स एंड केबल एंड होज, यानी कि इसके अंदर जो है चेन्स इस्तेमाल की जाती हैं जो इस फोक को लिफ्ट कर रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद सेफ्टी डिवाइसेस, सीट बेल्ट, वार्निंग डिवाइसेस, रेयर मिरर एंड एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि उसने क्या क्या चेक करना है, सेफ्टी डिवाइसेस यानी कि सेफ्टी बेल्ट का जहाँ पे जो है वो सीट बेल्ट हो गया उसको चेक करना है, वार्निंग लाइट्स को चेक करना है। उसके बाद उसके बाद डिवाइसेस हैं सेफ्टी डिवाइसेस, यानी कि जैसे ओवरलोड का डिवाइसेस होती हैं तो उनको वगैरह को चेक करना है, लीक्स चेक करना है, कोई भी लीकेज तो नहीं है। हॉर्न मीटर उसको चेक करना है, बैटरी को चेक करना है, बैटरी कनेक्टर को चेक करना है, गार्ड्स को चेक करना है, और स्ट्रक्चर डैमेजेस, यानी कि आपने इस पूरे स्ट्रक्चर को देखना है कि यहाँ कोई डैमेज तो नहीं है फोक लिफ्ट के अंदर। तो ये सारी जो है वो चेकलिस्ट के अंदर आते हैं जब भी फोक लिफ्ट को इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें ताकि आपको बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो डेली आपको मिलती रहे। शुक्रिया।